नमस्कार मित्रों, एजुकेशन 24/7 चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान विषय के तीसरे अध्याय तंतु से वस्त्र तक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न और सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए। अगर आपको वीडियोस अंग्रेजी में चाहिए तो चैनल लिस्ट में जाकर आप सभी वीडियोस को अंग्रेजी माध्यम में भी देख सकते हैं। आज हम देखते हैं तंतु से वस्त्र तक के बारे में। मित्रों, आप सभी जब किसी दुकान, कपड़े खरीदने, शॉपिंग मॉल या रोड पर आप कपड़े देखते हैं तो आप देखते हैं कि सभी कपड़े एक दूसरे से भिन्न होते हैं और अलग अलग रंगों में दिखलाई पड़ते हैं। आप जब कपड़े लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि दुकानदार आपको कई तरीकों के कपड़े दिखलाता है और उसकी गुणवत्ता के बारे में भी बतलाता है। वास्तव में कपड़ों की ये गुणवत्ता, उसके रंग, उसके गुण कपड़ों में प्रयुक्त धागे या तंतु पर निर्भर करता है। मित्रों, आपने धागा तो देखा ही होगा। जब आप किसी धागे को जब आप उंगली से रगड़ते हैं या उसको ढीला करते हैं तो आप देखते हैं कि उस धागे में पतले 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 छोटे छोटे रेशे टाइप के, रेशे की तरह कुछ लंबी लंबी पदार्थ दिखलाई पड़ते हैं। वास्तव में वो रेशे ही हम उन रेशों को तंतु बोलते हैं। इन्हीं तंतुओं के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की पद्धति और प्रक्रियाएं अपनाकर कपड़े की एक बड़ी बड़ी सीट का निर्माण करते हैं। हमने देखा कि हम किस तरीके से कपड़ों का निर्माण कर पाते हैं। वास्तव में कपड़े की गुणवत्ता या उसके प्रकार इस बात पर निर्भर करते हैं कि प्रयुक्त तंतु किस प्रकार या किस गुण का है। हम सामान्य रूप से तंतुओं को दो प्रमुख भागों में बांटते हैं। पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत ऐसे तंतु आते हैं जो हमें प्रकृति में स्वतंत्र रूप से दिखलाई पड़ते हैं या हम उन्हें स्वतंत्र रूप से प्राप्त कर पाते हैं। जबकि कृत्रिम तंतु में ऐसे तंतु आते हैं जो कि हमें स्वतंत्र रूप से प्राप्त न होकर हमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक पद्धति या मानवीय क्रियाएं करनी पड़ती है। यानी ये स्वतंत्र रूप से प्राप्त की जा सकती हैं, जबकि ये रासायनिक क्रियाएं करने पर मिलती हैं। प्राकृतिक तंतु सामान्य रूप से पेड़, पौधे, जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। पेड़, पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। जबकि कृत्रिम तंतु विभिन्न प्रकार के कृत्रिम पदार्थों के मिश्रण से प्राप्त किए जाते हैं। कृत्रिम पदार्थों का उपयोग करके हम कृत्रिम तंतु प्राप्त करते हैं। आप देखते होंगे कि हमें प्राकृतिक तंतुओं से वस्त्रों जैसे कि खादी, सूती, रेशम के वस्त्रों के प्रयोग को करने के लिए सुझाव दिया जाता है। जबकि कृत्रिम तंतुओं में हम देखते हैं कि ये शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। प्राकृतिक तंतुओं में हम देखते हैं जूट, रेशम, रुई इत्यादि दिखलाई पड़ते हैं। जबकि कृत्रिम तंतुओं में हमें रेयान, नायलॉन, पॉलीएस्टर,
देखने को मिलते हैं। ये सभी लंबे, टिकाऊ, लचीले होते तो हैं, परंतु ये हमारे शरीर के त्वचा को हानि पहुंचाने की संभावना इनमें ज़्यादा होती है। इसलिए हम प्राकृतिक तंतुओं के प्रयोग को प्राधान्यता देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्राकृतिक तंतुओं में हम पादप तंतुओं में किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रुई के बारे में। मित्रों, आप सभी लोग रुई के बारे में जानते ही होंगे। रुई हमारे दैनिक जीवन में हमारे कपड़े, हमारे सोफे, हमारे बिस्तर, तकिए और बहुत सारी चीज़ों में रुई का प्रयोग देखने को मिलता है। ये बहुत ही हल्का, गद्दीदार और टिकाऊ रेशा होता है, जिसकी वजह से हम इसे अपने कपड़ों में प्रयोग करते हैं। मित्रों, रुई हमें एक कपास के पौधे से प्राप्त होता है। कपास का पौधा वास्तव में 6 से 8 फीट लंबा एक पौधा होता है, जिसमें एक नींबू के आकार के फल लगते हैं। नींबू के आकार के फल लगते हैं और पकने की अवस्था आने पर ये फल फूट जाते हैं। जब ये फल फूटते हैं तो इनके अंदर रखा पदार्थ बहुत हल्का होता है, इसलिए वह एक बड़े आकार में बाहर निकल जाता है। इस बड़े, हल्के और बाहर निकले वस्तु या पदार्थ को ही हम रुई बोलते हैं। चूंकि कोई भी फल बीजों से पूर्ण होता है, अतः इसमें भी अशुद्धियां पाई जाती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम रुई के इन पौधों के फलों को इकट्ठा करके हम एक विशेष प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये यंत्र लकड़ी के हत्थे का बना होता है तथा इसमें कांटे नुमा कुछ कील लगे होते हैं। इन्हीं कांटे नुमा कील के माध्यम से हम रुई में जो भी अशुद्धियां होती हैं, चाहे बीज, कंकड़, पत्थर या इनको साफ करना हो, हम इसका प्रयोग करके साफ करते हैं। साफ करने की यह प्रक्रिया ऊठना या कॉम्बिंग कहलाती है। ऊठना या कॉम्बिंग। कॉम्बिंग कॉम्ब से बना है, जिसका अर्थ है कंघी नुमा, यानी यह एक कंघी के आकार का यंत्र होता है, जिसके माध्यम से हम रुई को साफ करते हैं। रुई सामान्य रूप से ऐसे जगहों पर पाया जाता है जहां की मिट्टी काली, नमी को लंबे समय तक ग्रहण करने वाली होती है। ऐसी मिट्टी हमें ज्वालामुखी से बनी मिट्टियों में देखने को मिलता है। ये सामान्य रूप से आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के निचले भागों में, कर्नाटक में देखने को आपको मिल जाएगा। इसलिए वहां पर कपास या रुई की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। अब हम देख लेते हैं जूट के बारे में। जूट के बारे में आपने सुना ही होगा, आपने देखा होगा कि जूट के बड़े बड़े बर्तन, जूट के बड़े बड़ी बोरियां, जूट से बने रस्सी और आप जूट से बने रेशम अपनी गांव में खाट के प्रयोग होने में देखते होंगे। वास्तव में ये जूट भी हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। जूट बहुत टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला धागा होता है, जिसके वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। जूट आप सामान्य रूप से देखते होंगे कि नारियल के तनों को आप छीलने पर देखते होंगे कि उसमें रेशे निकलते होंगे, या नारियल के फल को निकालने से पहले उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का खोल पाया जाता है जिसमें बहुत सारे रेशे होते हैं। इन रेशों को अलग करके, संशोधित करके, साफ करके
हम जूट के विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाते हैं। जूट भी एक विशेष प्रकार का पौधा है। बरसात के समय में आपने गाँव में देखा होगा, एक विशेष प्रकार का पौधा लगाया जाता है जिसमें पकने के दौरान पीले रंग के फूल भारी मात्रा में दिखलाई पड़ते हैं। गाँव में इसे हम सनई बोलते हैं, गाँव में इसे हम सनई भी बोलते हैं। पकने की अवस्था आने पर हम इसको काट कर इसके बड़े बड़े बंडल बनाकर आसपास किसी नदी, तालाब या पानी के स्रोत में 2 से 3 दिन या लगभग 4 दिन भिगो कर डुबा कर रखते हैं। और जब इसके ऊपर के तने सड़ने लगते हैं, यानी तने से उनका जो लगाव या जकड़ कम होती है, तो हम उसे निकाल कर, पीट कर या फिर हाथों से उनके रेशे निकाल लेते हैं। उन रेशों को निकाल कर हम साफ करते हैं और साफ करने के बाद हम उनका प्रयोग धागों या अन्य पदार्थों को बनने में करते हैं। आपने देखा होगा कि जूट या कपास का प्रयोग हम धागों में बनाने के लिए करते हैं, तो उसको एक विशेष प्रकार की पद्धति द्वारा बनाया जाता है। रेशों को धागे में बदलने की प्रक्रिया को हम कताई बोलते हैं। मान लीजिए ये कई रेशे हैं, आपस में इन्हें हमें जोड़कर एक धागा बनाना है, तो हम विशेष प्रकार का यंत्र प्रयोग करते हैं। यानी रेशों से धागा बनाने की जिस विधि का हम उपयोग करते हैं उसे हम कताई बोलते हैं। कताई मुख्यतः सामान्य रूप से आपने गांव में देखा होगा कि एक विशेष प्रकार का यंत्र प्रयोग किया जाता था। यह एक जोड़ के आकार का लकड़ी का यंत्र होता था, जिस पर एक पतले से लोहे की कील लगी होती थी, जिसमें हम जूट के रेशों को लपेटकर एक धागे का निर्माण करते थे। इस धागे बनाने वाली यंत्र को हम तकुआ बोलते थे। आपने देखा होगा कि गांव में जब खाट बनाए जाते हैं तो उसके लिए उसके धागे बनाने में जो यंत्र प्रयोग होता है वही तकुआ होता है। वर्तमान समय में इसका स्थान अब मशीनों ने ले लिया है। अब मशीनों के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के रेशों से धागों का निर्माण तेजी और जल्दी से कर पाते हैं, इसलिए अब इनका चलन लगभग धीरे धीरे कम हो गया है, किंतु गांव में ये अब भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आपने देखा होगा कि तंतुओं से धागे बनाने के लिए हम एक अन्य यंत्र का भी प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में स्वतंत्रता के कुछ समय बाद तक तथा स्वतंत्रता के पहले हमारे देश के प्रमुख नेता या हमारे देश के जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी, वे एक विशेष प्रकार का यंत्र प्रयोग करते थे जिसे हम चरखा बोलते हैं। इस चरखे के प्रयोग से भी हम रेशों को धागे में बदलने का काम करते हैं। ये चरखा भी हमें रेशों को धागे में बदलने में मदद करता है। आप देख रहे होंगे कि एक चरखे में एक बड़ी सी पहिए नुमा आकृति होती है जो लकड़ी की बनी होती है, और एक पतले से पट्टा होता है, पतला सा पट्टा होता है, जिसकी मदद से हम इन रेशों को धागे में बदलते हैं। जैसे जैसे हम इस पहिए को घुमाते हैं, रेशे धागे में, मोटे धागे में बदलते जाते हैं। आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता के समय हमें खादी कपड़ों या चरखे से बने वस्त्रों के उपयोग को ज़्यादा बल दिया जाता था।
इसी प्रोत्साहन को खादी से बने या ऐसे घरेलू पदार्थों से बने वस्त्रों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक आयोग की स्थापना की, जिसका नाम था खादी ग्रामोद्योग आयोग। इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी और हस्तनिर्मित कपड़ों के उपयोग को बढ़ावा देना था। अब हम देख लेते हैं कि हम बुनाई किस प्रकार से करते हैं। मित्रों, बुनाई की प्रक्रिया में हम दो भिन्न भिन्न रंग, गुण या आकार वाले धागों को लेकर उसे इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि हमें एक जाली नुमा सीट या पट्टी प्राप्त हो जाती है। सीट या जाली नुमा पट्टी में एक प्रकार का धागा लंबवत तथा एक क्षैतिज धागे की मदद से एक जाल नुमा सीट का निर्माण कर लेते हैं। ये धागे सामान्य रूप से बहुत पास पास होते हैं, जिससे हम एक कपड़े की सीट बना लेते हैं और इन सीट का प्रयोग हम कपड़ों को बनाने में करते हैं। बुनाई की प्रक्रिया आज वर्तमान रूप में हम मशीनों के द्वारा देखते हैं, परंतु आपने अब भी गांव में देखा होगा कि बुनाई की प्रक्रिया द्वारा हमें मोजे, स्वेटर, ऊन के बने टोपी, शर्ट, पैंट और अनेक तरह के कपड़े दिखलाई पड़ते हैं। बुनाई की प्रक्रिया मशीनों के साथ साथ गांवों में जिस तरीके से की जाती है, उसमें दो विशेष प्रकार की तीलियों का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि जाड़ों में महिलाएं छोटे बच्चों के लिए या घरेलू उपयोग के लिए ऊन से बने वस्त्र, टोपी, मोजे इत्यादि बनाती हैं। ये दो तीलियां वास्तव में धातु की या लकड़ी की बनी होती है। इन्हीं तीलियों के माध्यम से हम बुनाई की प्रक्रिया करते हैं। बुनाई करने के दौरान हम इन धागों की मदद से इस पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां, नाम तथा चित्र बना पाते हैं। वर्तमान समय में हस्तलिपि बुनाई की मांग कम हो गई है और उनका स्थान मशीनों ने ले लिया है। प्राचीन समय में भी आप देखते होंगे कि इंसान पहले हाथ से बने वस्त्रों को प्रयोग करता था, पेड़ों की बने छालों से वस्त्र बनाकर प्रयोग करता था, परंतु जैसे जैसे परिस्थितियां बदली और मांग तेजी से बढ़ी, हम वस्त्रों के गुणवत्ता में भी सुधार करते गए और वर्तमान समय में हम नए नए तरीकों के वस्त्रों का उपयोग करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो में कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या देखने को मिलती है या आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न, अपने सुझाव और पढ़ाने के तरीकों के बारे में आप अपनी टिप्पणी या सुझाव हमें दे सकते हैं। चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।